अभी जो नाम सामने आ रहा है, पहलगाम में जो हुआ, उसमें टीआरएफ का नाम बहुत बड़ा है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और ये नाम थोड़ा सा अलग है। ये नाम लश्कर तौयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसा नाम नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अपनी प्रकृति में सेकुलर सा नाम है। एक ऐसा नाम है जिससे कोई आइडिया नहीं लगा सकता कि इसके पीछे किसी तरह की क्या कोई धार्मिक सोच है, या किसी भी तरह की क्या कोई आर्थिक सोच है, या ये किसी भौगोलिक इकाई को अलग करने की कोशिश करता हुआ किसी अलग तरह का कोई गुट है जिसकी कहीं से कोई वैचारिक धरातल कोई हो, समझ नहीं आ रहा है। आपने इस पर काम किया होगा सर, थोड़ा बताइए इसके बारे में कि ये टीआरएफ है क्या। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि पाकिस्तान का है ना, वो कश्मीर के अंदर शुरू से अपनी जो टेररिज्म और मिलिटेंसी की जो स्ट्रैटेजी है और टैक्टिक्स है, उनके अंदर वो समय समय पर बदलाव और इम्प्रोवाइजेशन, इनोवेशन करता रहता है। ठीक है, ऐसा ही एक बहुत भीषण बदलाव उसने 370 के बाद किया। मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दूंगा आपको कि मतलब ये उनकी हैबिट के अंदर है कि टेररिज्म और मिलिटेंसी को अपने समय के अनुरूप उसको रेलेवेंट बना रखने के लिए और उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए वो इन स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स में चेंज करते रहते हैं। जस्ट लेट मी गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड फर्स्ट कि इन्होंने जब शुरुआत में टेररिज्म स्टार्ट किया 1989-90 के अंदर, तब वहां पर जेकेएलएफ जैसे ग्रुप्स एक्टिव थे जो कि इस्लामिक कट्टरवाद से तो प्रभावित थे, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा एंगल कश्मीरियत का था और वो एक कश्मीरी आइडेंटिटी में ज्यादा बिलीव करते थे। जब वहां मिलिटेंसी ने बेस पिकअप किया तो पाकिस्तान को लगा कि अब जो है इन लोकल ग्रुप्स की जरूरत नहीं है, अब उनको ऐसे ग्रुप्स की जरूरत है जो प्योरली इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के अकॉर्डिंग चलते हैं और पाकिस्तान के कंट्रोल में हो। तो उन्होंने हम्म। जमात इस्लामी नाम के संगठन के थ्रू राउट करते हुए एक हिजबुल मुजाहिदीन नाम का ग्रुप क्रिएट किया, जो लोकल कश्मीरी लड़कों का ग्रुप था, लेकिन वो प्योरली एक इस्लामिक रिलीजियस आइडियोलॉजी पर चलता था, मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी के ऊपर। फिर कुछ समय बाद उनको लगा कि उनको और ज्यादा मिलिटेंसी को वहां पर स्ट्रॉन्ग करना है, तो लोकल ग्रुप से काम नहीं चलेगा, उनको फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप उतारना है। तो उन्होंने जो है जो हरकत नेटवर्क जो था, जो देवबंदी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, जो हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, हरकतुल जिहाद इस्लामी, इस तरह के हुजी हुजी, ये सब कश्मीर में उतारे। उसके पीछे एक और रीजन था कि अफगानिस्तान से अमेरिकन जा चुके थे, रशियंस जा चुके थे। अब ये जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था टेररिस्ट ग्रुप से, आप उसका क्या करें? आप उनको अगर खाली छोड़ेंगे तो वो वहां न्यूसेंस और वहां प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और वो बड़े रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग थे, तो उनको कश्मीर भेज दिया। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि अगर देवबंदी ग्रुप ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, तो उनको लगा कि कुछ राइवल में हमें वहां भी ग्रुप्स भी लेकर के आने चाहिए, तो वो लश्कर को लेकर के आए। तो ऐसे ये लोग अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज करते रहते हैं। फिर बाद में जो है वो जैश को लेकर के आए, क्योंकि उनको लगा कि अब उन्हें एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो कि फिदाइन अटैक्स कर सके, लीथल सुसाइड बॉम्बिंग और फिदाइन अटैक्स कर सके। और ये लिबर्टी हम्म। उन्होंने इसलिए ली क्योंकि 1999-2000 तक उनके पास न्यूक्लियर सलाहियत कैपेबिलिटी आ चुकी थी, तो उन्हें लगा कि अब वो ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। अब ये मैंने बताया आपको कि किस तरह से वो स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स में चेंज करते हैं। अब हमने 370 को हटाया। 370 को एब्रोगेट करने के इमीडिएटली पीछे कारण एक मेजर जो बना था, वो पुलवामा में जो अटैक हुआ, जिसके अंदर हमारे 40 सोल्जर्स मारे गए, और उसमें ओपनली हम्म। जैश का नाम सामने आया और जैश के लिंकेजेस ओपनली प्रूव हुए। इसी तरह से 26/11 के अंदर भी पाकिस्तान रिलेटेड जो ग्रुप्स जो थे लश्कर, उनके ओपनली लिंकेजेस प्रूव हुए। इससे पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में बदनाम हो गया और एफएटीएफ का उन पर कंट्रोल, उन पर नियंत्रण वगैरह, और उनको हर जगह एक तरह से कहते हैं ना कि पाकिस्तान की इमेज ही टेरर स्पॉन्सर वाली हो गई। अब 370 को भारत ने हटा दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब एक ऐसी रणनीति बनाई जाए टेररिज्म की, जिसके अंदर की वो किसी तरीके से पाकिस्तान का नाम सामने नहीं आए, और ये जो इंटरनेशनल मीडिया हमें परेशान कर रहा है, मतलब पाकिस्तानी हुक्मरानों को, कि जो है वो टेरर स्पॉन्सर करते हैं, उस अटेंशन को डाइवर्ट करके लोकल इश्यूज पर डाला जाए। मतलब कि मिलिटेंसी का एक ऐसा चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए कि वो रिलीजियस कॉजेस पर नहीं है, वो लोकल ग्रीवेंसेस जो हैं वहां के लोगों की, अपनी हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, सरकार है, उसके खिलाफ, जिसको वो की इंडियन ऑक्यूपेशन के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। तो वो उन्होंने ऐसे ग्रुप्स बनाए जिनके नाम आप देखेंगे तो द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसमें कहीं आपको रिलीजियस कोई कोनोटेशन नजर नहीं आएगा। पीपल्स एंटी फैशिस्ट फोर्स, वो कहीं आपको नजर नहीं आएगा उसके अंदर रिलीजियस। तो उन्होंने इस तरह के ग्रुप्स बनाए जिसको देख करके बिल्कुल ये लगे कि ये लोकल सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसके लिए मौका भी उनके पास उचित था क्योंकि हम्म। 370 को एब्रोगेट किया था। सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। मोदी जी और बीजेपी की सरकार की एक इमेज जो है वो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ग्लोबली और इंडिया में भी है। तो पाकिस्तान के नैरेटिव को ये सूट करता था कि एक हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट मोदी जी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंडर में 370 को हटाती है और कश्मीर की आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ करती है। हालांकि
इन चीजों के पीछे सच्चाई कुछ और है, लेकिन ऑप्टिक्स के तौर पर ये नैरेटिव इनको बहुत सूट करता था। तो अब ऐसी चीजों का विरोध करने के लिए आपको कैसे ग्रुप्स चाहिए? लश्कर जैश को आप आगे करेंगे तो आपका मामला बिगड़ जाएगा। तो आप ऐसे ग्रुप्स लेकर के आते हैं जो कि ऐसे लगें कि बिल्कुल जैसे कोई स्टूडेंट एक्टिविस्ट ग्रुप्स हों, या जो है जो जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनका एक कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट टाइप का एजेंडा है, और जो ह्यूमन राइट्स या राइट टू सेल्फ जी। डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए ये ग्रुप्स लेकर के आए। अब इन ग्रुप्स के पीछे की सच्चाई ये है कि ये सिर्फ नाम जो है वो सेक्युलर है। पीछे आज की तारीख में इन ग्रुप्स को पूरा का पूरा आईएसआई कंट्रोल कर रही है, और वो भी एक स्ट्रैटेजी में चेंज था आईएसआई का, क्योंकि हुआ ये कि देखिए 2016 से लेकर के 2019 के बीच के अंदर भारत सरकार ने टेररिज्म के अगेंस्ट बहुत सख्त एक्शन लिया, और भारत सरकार का जो इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन है, टेक्निकल इंटेलिजेंस हो गया और ह्यूमन भी हो गया, तो वो काफी स्ट्रांग हो गया था। और उन दिनों जो है मोस्टली लोकल लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन करते थे, तो उसकी वजह से हमारा एक खुफिया तंत्र बड़ा स्ट्रांग था, और भारत सरकार ने एक स्ट्रांग एक्शन लेते हुए सारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लिक्विडेट किया, टेरर फाइनेंसिंग पर क्रैकडाउन किया, मिलिटेंट्स को मारा। तो पाकिस्तान को लगा कि अब ये स्ट्रेटेजी ज्यादा काम देगी नहीं, अब उन्हें एक ऐसी मिलिटेंसी चाहिए जिसका कंट्रोल पूरी तरह से पाकिस्तान के हाथ में हो, जिसमें बहुत ज्यादा लोकल लोगों को इन्वॉल्व ना किया जाए। अरे, ये पहले वो क्या करते थे, लोकल लड़के जब ज्वाइन करते थे तो उनसे सोशल मीडिया जी थे, जी हाँ। जी बताइए। लेकिन उन सब चीजों के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो पुलवामा के बाद जो है वो ओपनली सामने ये आ गया कि पाकिस्तान ये करवा रहा है। तो 370 के बाद इन्होंने कहा कि अब हम ऐसी मिलिटेंसी चलाएंगे जो फेसलेस हो और लीडरलेस मिलिटेंसी हो, किसी संगठन का नाम ना हो, जिसमें किसी टेररिस्ट का नाम सामने ना आए, और किसी संस्था का किसी लीडर का नाम सामने नहीं आए। हमें वो जो कहते हैं ना ऑप्टिक्स वाला हीरोइज्म है वो नहीं करना है। सिर्फ कम्युनिकेशन के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू ये जो टीआरएफ जैसे ग्रुप्स हैं ये लोग अपना कुछ नैरेटिव चलाते रहें, और बाकी प्योरली पाकिस्तान से आए हुए जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो आए, वो अटैक करें, ऑपरेशंस को अंजाम दें और नुकसान पहुंचाएं, भारत को कैजुअलिटी करें और अपना पीछे हट जाएगा। एक ये उनका कारण था। और दूसरी बात ये थी, जिस मैं एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, और दूसरा ये था कि 370 के बाद और पुलवामा के बाद पाकिस्तान की कुछ अपनी Exactly, मैं उस लिमिटेशंस पे थी कि आऊंगा। वो एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकते थे। तो 370 के और 370 के एब्रोगेशन के साथ साथ ही भारत ने एक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो था पाकिस्तान का, उसको आप मान के चलें काफी हद तक ध्वस्त कर दिया था। तो उन्होंने जो है एक नया सिस्टम क्रिएट करने की पाकिस्तान की पूरी एक कोशिश थी, और वो उनके पास कैपेबिलिटीज हैं। देखिए उन्होंने पिछले 30-40 साल तक कश्मीर में मिलिटेंसी और रेडिकलाइजेशन के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो पाकिस्तान को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो हमेशा ये काबिलियत रखता है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो लोग अब आतंकी हमलों में शामिल हैं ये हाईली ट्रेंड लोग हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि ये नेटो फोर्सेस से लड़े हैं, अफगानिस्तान में भी लड़े हैं। इसके क्या सबूत मिले हमें कि ये वही लोग हैं जो अफगानिस्तान में लड़ते थे और अब इनका मूवमेंट जो है कश्मीर की तरफ कर दिया गया है? फॉरेन टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ लड़े हैं नेटो फोर्सेस के खिलाफ। वो बहुत हाईली ट्रेंड हैं, और हमारे पैरा कमांडोज की भी कैजुअलिटी कर रहे हैं, इसलिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को उनसे लड़ने में काफी कठिनाई और परेशानी आ रही है। और तीसरी बात यह कि हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क कश्मीर में अभी, ह्यूमन नेटवर्क खास तौर से, वो बड़ा एक वीक है, बिकॉज पाकिस्तान ने उसके अंदर भी काफी परिवर्तन किए हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो लोग अब आतंकी हमलों में शामिल हैं, ये हाईली ट्रेंड लोग हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि ये नेटो फोर्सेस से लड़े हैं, अफगानिस्तान में भी लड़े हैं। इसके क्या सबूत मिले हमें कि ये वही लोग हैं जो अफगानिस्तान में रहते थे और अब इनका मूवमेंट जो है कश्मीर की तरफ कर दिया गया? ये आप एक चीज देखेंगे तो अभी जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनके आप वेपन्स चेक करें, मोस्टली आपको वो वेपन्स मिलेंगे जो अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़ के गए थे नेटो फोर्सेस के, है ना। फिर आप चेक करें पिछले आप 3-4 साल के एनकाउंटर्स आप देखें, तो उसके अंदर इन्होंने हमारे जो हाईली ट्रेंड पैरा कमांडोज हैं उनकी भी इन्होंने कैजुअलिटी की है, जैसे। और चौथा आप देखेंगे तो कुछ कुछ केसेस तो ऐसे भी है जहां पर इन्होंने बहुत दूर से हेडशॉट्स लिए हैं। ये आप वेपन्स हैंडलिंग का एक तरीका होता है। अगर आप एक अच्छे खासे डिस्टेंस से अगर आप हेडशॉट ले रहे हैं, तो फिर आपकी जो मार्क्समैनशिप है, आपकी जो कॉम्बैट स्किल्स हैं, वो बहुत अलग किस्म की हैं। फिर चौथा इसका एग्जाम्पल और प्रूफ ये है कि इनके बारे में कोई सूचनाएं नहीं आ रही हैं। आप देखिए जम्मू रीजन जो आपका कठुआ है, वहां पर टेररिस्ट OGWs जब आप आते कहते हैं, हैं उसका इन्फिल्ट्रेट मतलब करके बताते कहाँ चलिए। गायब हो जाते हैं। हमारे जो जवान हैं उनको आईडी से अटैक जी। करते हैं, मार देते हैं से, और हम लोग कुछ पकड़ नहीं पा रहे, हमारे पास कोई इंटेलिजेंस नहीं आ रही। इसका मतलब ये लोग जो अपने ट्रेड क्राफ्ट के अंदर भी बड़े माहिर हैं,
ये इतने ट्रेन टेररिस्ट हैं, इनको सारी ड्रिल्स पता है, किन से बात करनी है, कब बात करनी है, लोकल लोगों के साथ ये इंटरेक्शन नहीं रखते। इन्होंने पाकिस्तान ने बिल्कुल नया ओजीडब्ल्यू नेटवर्क क्रिएट किया है। पुराने ओजीडब्ल्यूज जो कुछ पुलिस के साथ भी जुड़े हुए थे, फोर्सेस के लिए भी काम करते थे, जो कि आइडेंटिफाइड थे। पहले क्या होता था कि जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता था, तो हमारी पुलिस के पास, सीआईडी के पास वो ओजीडब्ल्यूज की एक लिस्ट थी, तो उनको तुरंत राउंड अप किया जी। जाता था, उनको इंटेरोगेट किया जाता था, तो आपके पास फिर चीजें निकलती थी। आज पूरा ओजीडब्ल्यू, सब आप कहते हैं उसका मतलब बता। देखिए ओजीडब्ल्यूज का फुल फॉर्म है ओवरग्राउंड वर्कर्स। तो ये जब टेररिस्ट बाहर से आते हैं, तो उनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, उनको खाना पहुंचाने के लिए, उनको मोबाइल की सिम देना, छोटे मोटे जो काम है, हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट में मदद करना, उसके लिए आपको एक ऐसे तबके की जरूरत पड़ती है जो ओपनली पब्लिक में सरेआम घूम सके, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई केस नहीं है, जिसका मूवमेंट फ्री हो, जिसको पुलिस नहीं पकड़ रही है। तो उसके अंदर ऐसे कई सारे लोग थे जो इनके साथ आइडियोलॉजिकल सिंपैथी रखते थे, और जो थोड़े मौलवी टाइप के भी लोग हैं, उसमें कई सारे रेडिकलाइज्ड डॉट थे। तो इस तरह के लोग इनकी मदद करते थे। वो इनको शेल्टर देना, खाना देना, ये सब करते थे। तो पहले क्या होता था कि वो ओजीडब्ल्यूज आइडेंटिफाइड थे। कई केसेस में तो जमाते इस्लामी से जुड़े हुए लोग थे, कई सारे और क्लेरिक्स थे। आप उनको उनके रहन-सहन, पहनावे से आप उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते थे, उनकी ड्रेसिंग वगैरह से। बट 370 के बाद उस स्ट्रैटेजी के अंदर भी पाकिस्तान ने बड़ा चेंज किया। अब आपको एकदम कोई दाढ़ी-वाढ़ी लेकर के मौलवी जैसे उस तरह के कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे जो बिल्कुल ज़ाहिरा तौर पर हैं। आपको बिल्कुल कोई प्रोफ़ेसर है, तो कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, क्लीन शेवन, सूटेड बूटेड आदमी है, से वो आदमी दिन वैसे तो रूटीन तौर पर किसी कोचिंग में पढ़ा रहा है या प्रोफ़ेसर का काम कर रहा है, कोई पीएचडी स्कॉलर है, लेकिन वो साइलेंटली ओजीडब्ल्यू का भी काम कर रहा है, कभी हाइब्रिड मिलिटेंट भी बन रहा है। पीछे से वो मुस्लिम ब्रदरहुड की भी जो है आइडियोलॉजी को और उनके एजेंडा को भी कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर रहा है। जी। तो पूरा एक नया ओजीडब्ल्यू नेटवर्क पाकिस्तान ने क्रिएट किया, और इसके अंदर अभी जो इंटरेस्टिंग बात है कि जी। छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, हम्म। 13-14 साल के बच्चे, लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ काफ़ी, है ना? और ओजीडब्ल्यूज़ का भी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में भी चेंज किया। पहले ओजीडब्ल्यूज़ क्या होते थे, पुराने होते थे, उनको कुछ पता होता था कि जो मिलिटेंट्स आ रहे हैं, तो वो किस आइडियोलॉजी के हैं, कौन से ग्रुप के हैं, कहाँ से क्रॉसिंग हुई, कहाँ रुक रहे हैं। अब जो है बिल्कुल यंग लड़के लड़कियां, जिनको कोई टास्क दिया जाता है, कोई पार्सल दिया जाता है, वो लेकर के पार्सल, उसे कुछ नहीं पता कि उसे पार्सल किसने दिया है, उसकी क्या आइडेंटिटी है और कहाँ से आ रहा है। इनफैक्ट वो उस चीज को ओपन भी नहीं करेगा। उसका बस इतना सा काम है कि उसको किसी जगह पर ले जा करके किसी XYZ तीसरे आदमी को वहीं पर डिलीवर कर देना, और उसके बाद ही इज टोटली फ्री। अपनी छोटी सी बाइक पर गए, दे दिया। तो वो उस तरह का एक, कई सारे ये परिवर्तन पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी में किए हैं।